जी नमस्कार। मैं रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो मीनोपॉज के ऊपर बात करने वाले हैं। जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक हमारा रह गया था मीनोपॉज के ऊपर कि मीनोपॉज के अंदर कौन कौन सी चीजें हमारी रह गई थी, सारी चीजें हमने मीनोपॉज के बारे में देखा। उसके चेंजेस के बारे में देखा कि मीनोपॉज के बाद कौन कौन से ऑर्गन में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो सारी डिटेल में हम बातें उनके बारे में कर चुके हैं, जिनके लाइव सेशन के अंदर वीडियोस पड़े हुए हैं, वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है। तो आज की क्लास हमारा जो टॉपिक बचा हुआ था वो साइलेंट सिम्टम्स ऑफ मीनोपॉज कि मीनोपॉज के क्या क्या साइलेंट सिम्टम्स हो चुके हैं, क्या क्या साइलेंट सिम्टम्स बचे हुए हैं और कौन कौन सी चीजें कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज हेडिंग डालेंगे सिम्टम्स ऑफ मीनोपॉज, साइलेंट सिम्टम्स ऑफ मीनोपॉज। तो सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ कि सबसे पहला कौन सा सिम्टम होता है। अगर मैं आपसे बारी बारी हम बात करते हैं, एक एक सिम्टम की हम बात करेंगे डिटेल में, उसके बारे में फिर देखेंगे। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ कौन सा होता है सर, बेजो मोटार सिम्टम होता है। कि सर कौन सा होता है सर, वेजो मोटार सिम्टम होता है। क्या होता है, वेजो मोटार होता है। नंबर दूसरी की बात करें तो यूरिनरी या फिर जनाइटो यूरिनरी ऐसे लिखेंगे, जनाइटो यूरिनरी सिम्पटम क्या होता है बच्चों, जेनाइटो यूरिनरी सिम्पटम होता है, वेजोमोटार सिम्पटम होता है। नंबर तीसरे की हम बात करते हैं, साइकोलॉजिकल अपसेट होता है, साइकोलॉजिकल अपसेट आपको देखने को मिलता है। नंबर फोर की बात करते हैं तो हेल्थ अजार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में। इन चार सिम्टम्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वेजोमोटार सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम कौन कौन से सिम्टम कौन कौन से होते हैं, साइकोलॉजिकल अपसेट क्या होता है, हेल्थ हजार्ड्स क्या होते हैं। ठीक है। तो चलेंगे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं या पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वेजोमोटार सिम्टम हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, वेजोमोटार सिम्टम्स। ठीक है। तो सबसे पहला जो वेजोमोटार सिम्टम आपने डाला है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहली हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे, यहाँ पे वेजोमोटर सिम्टम्स के अंदर कौन-कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं। नंबर हम फर्स्ट की बात करें तो हॉट फ्लश आपको देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट कॉमन साइनम सिम्टम होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइनम सिम्टम कौन सा होता है आफ्टर मीनोपॉज, तो आपको बताना है कि सर हॉट फ्लश देखने को मिलता है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि हॉट हॉट फील करती है वुमेन, विमेन जैसे कि नाम है इसका वैसा ही इसका काम होता है। जो फीमेल होती है, जो मेनोपॉज़ल वुमेन्स होती हैं, जो फीमेल होती है, वो क्या करती है, वो हॉट अपने आप को फ़ील करती है, अपने आप को गर्मी महसूस करती रहती है वो। और स्पेशली इन नाइट आवर्स, जब नाइट होती है, रात के समय में 2 से 5 या 2 से 10 मिनट तक अपने आप को क्या समझती है वो, अपसेट हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और रेडनेस आपको देखने को मिल जाती है उसकी बॉडी पे। सबसे ज़्यादा जो रेडनेस देखने को मिलती है वो नेक वाले एरिया के अंदर देखने को मिलती है। आगे बात समझ में कि आपने फीमेल्स को देखा होगा, जो मेनोपॉज़ल वुमेन्स होती हैं वो इरिटेटिंग रहती हैं, रातों को नींद नहीं आती है, इनसोम्निया की कंडीशन देखने को मिलती है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो मेनोपॉज़ल वुमेन के अंदर देखने को मिल जाती हैं। हॉट फ्लश एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसका, साइनम सिम्पटम है। मोस्ट कॉमन साइनम सिम्पटम कौन-सा है, तो आपको बता देना है कि मोस्ट कॉमन जो साइलेंट सिम्पटम है वो कौन सा है, हॉट फ्लश है। आगे बात समझ में। दूसरी हम बात करते हैं, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि रेड फ्लशिंग स्किन देखने को मिलती है भैया। कैसी देखने को मिलती है बच्चों, रेड फ्लशिंग स्किन आपको देखने को मिल जाती है। स्किन कैसी हो जाती है, रेड रेड हो जाती है। उसी चक्कर में क्या देखने को मिलता है, आपको रेडनेस देखने को मिलती है। मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया था फेस एंड नेक वाले रीजन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। क्या आपको बात समझ में आई? चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो देखने को मिलता है सडनली क्या हो जाता है, सडनली इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। भैया एकदम से इसका बॉडी का जो फीमेल की जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर आपको क्या देखने को मिलता है, बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो मेनली इन नाइट आवर्स के अंदर देखने को मिलता है, नाइट
आवर्स के अंदर देखने को मिलता है। आगे बात समझ में, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हॉट फ्लशेस कब देखने को मिलते हैं, तो मेनली इन नाइट आवर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात बच्चों कौन सी करेंगे हम, दूसरी बात हमने क्या करी है कि दूसरी बात हमने करी है कि एकदम एकदम सडनली जो होता है वो टेम्परेचर इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिल जाता है। आगे बात समझ में यहाँ तक की। चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, तो अनब्रेकेबल अनब्रेकेबल वार्मनेस आपको देखने को मिलती है। अनब्रेकेबल कि उसको किसी भी चीज से ब्रेक नहीं कर सकते हैं, वो कितने समय के लिए होती है। अगर मैं आपसे बात करूं इसकी ड्यूरेशन की कि हॉट फ्लश कितनी देर के लिए आता है, तो हॉट फ्लश सर ड्यूरेशन जो होती है उसकी 10 टू या 2 टू 10 मिनट्स के लिए आता है। शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। कैसी होती है बच्चों, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के बारे में बताना है। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है मेरी, जो मैं आपको बता रहा हूँ? सिंपल सिंपल बातें मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हम चल रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहले मैंने आपसे बात करी कि सडनली आपका बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बच्चों, वो बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। और कौन कौन सी चीज़ें मैंने आपको बताई, और कौन कौन चीज़ें मैंने आपको बताई, अनब्रेवेबल वार्म होता है, मेनली इन नाइट आवर्स के अंदर देखने को मिलती है। ड्यूरेशन की हम बात करें तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जिम्मेदार होता है। आगे बात समझ में। अगर मैं ईटियोलॉजी की बात करूं, ईटियोलॉजी का मतलब सभी को पता होगा कि इसका कॉज क्या होता है। सर कॉज अगर आपसे पूछता है तो इसका कॉज होता है अननोन। क्या होता है बच्चों, इसका कॉज जो होता है, इसका कॉजेटिव फैक्टर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, अननोन देखने को मिलता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। या हॉट फ्लश सबसाइड लिखेंगे, अगला पॉइंट, हॉट फ्लश सबसाइड आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ मीनोपॉज। हॉट फ्लश अपने आप सबसाइड हो जाता है जब ड्यूरेशन होती है ना मीनोपॉज की ड्यूरेशन के बाद क्या हो जाता है, हॉट फ्लश ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं दूसरे की बात करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने बात करी बेजोमोटर सिम्टम्स की। अब हम दूसरे की बात करते हैं, जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स। जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हम देखते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो नंबर 2 डालेंगे, जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स। कि सर जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स के अंदर मतलब क्या समझते हो आप। जेनाइटो मतलब जेनाइटल एरिया, और यूरिनरी जो यूरिन वाला जो एरिया होता है, या फिर हम कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से इन्फेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब इन्फेक्शन क्यों होते हैं, सबसे पहले मुझे बताएंगे कि मीनोपोजल वुमेन के अंदर क्या कारण हो सकता है। मीनोपोजल वुमेन के अंदर इन्फेक्शन लगने का कारण क्या हो सकता है, बताएंगे बच्चों कि इनके अंदर क्या होता है। इनकी जो वजाइना की पीएच होती है वो कैसी हो जाती है बच्चों, वजाइना की जो पीएच होती है वो एल्केलाइन देखने को मिलती है। और एल्केलाइन मीडियम के अंदर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। और नॉर्मली हम बात करें रिप्रोडक्टिव एज के अंदर बच्चों, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कौन सी देखने को मिलती है, वजाइना की पीएच। वजाइना पीएच कितनी होती है बच्चों, कितनी देखने को मिलती है सर, एसिडिक हम नेचर की देखने को मिलती है। एसिडिक इन नेचर की आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात समझे, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे बात करता हूं कि जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम सिम्टम के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, डिस्पेरियूनिया देखने को मिलता है। डिस्पेरियूनिया का मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्पेरियूनिया का मतलब क्या होता है बताएंगे फटाफट से। डिस्पेरियूनिया का मतलब होता है, डिस का मतलब होता है डिसफंक्शन हो जाना या पेन हो जाना। पेरियूनिया का मतलब होता है कि पेन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स जब करते हैं, मीनोपॉजल वुमेन जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, तो पेन देखने को मिलता है। तो पेन ड्यूरिंग क्या होना, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर आप बोल सकते हो क्वाइटल एक्ट। कि पेन होना ड्यूरिंग द
सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉइटल एक्ट के दौरान पेन होना क्या कहलाता है? डिस्पैरियूनिया कहलाता है। आगे बात समझ में। नंबर दूसरी बात करते हैं एट्रोपिक वजाइनाइटिस। एट्रोपिक वजाइनाइटिस क्या होती है बच्चों? मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था। वजाइनाइटिस जिस भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा होता है उसको क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना। वजाइना क्या कहलाता है? इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना कहलाता है। आ गई बात समझ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की। बात करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें गड़बड़ आपको देखने को मिलती हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसके अंदर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की दिक्कत होगी। क्या होगी बच्चों? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर क्या देखने को मिलता है? तो ड्यू टू इंक्रीज अब्डोमिनल प्रेशर। अब्डोमिनल प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आपको ड्रॉपिंग या फिर हम बोल सकते हैं ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। ड्रिबलिंग ऑफ ड्यूरिन मतलब कि ड्रॉप बाय ड्रॉप किसका गिरना? ड्रॉप बाय ड्रॉप किसका गिरना बच्चों? ड्रॉप बाय ड्रॉप किसका गिरना? यूरिन का गिरना, उसको कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। आगे बात समझ में। आप सभी को बात समझ में आई? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन का गिर जाना, इनकॉन्टिनेंस हो जाना क्या कहलाता है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहलाता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। आगे बात समझ में। इस पे हमारा कोई वॉलंटियर नहीं होता, ये हमारी इच्छा से नहीं होता है, ये हमारी इच्छा के विरुद्ध जाके होता है। ये ऐसा हमें पता नहीं लगता है, हमारा क्या हो जाता है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। और जब भी ऐसा होता है तो उसका कारण क्या बताना है आपको? कि एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाने के कारण क्या देखने को मिलता है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। और हम बोल सकते हैं और जो और हम कह सकते हैं कि एब्डोमिनल प्रेशर क्यों बढ़ेगा? कि भैया एब्डोमिनल जो प्रेशर बताया है आपने वो क्यों बढ़ेगा? तो ड्यूरिंग हम बोल सकते हैं कि जब खांसी करेगी, जब महिला जो है वो खांसी करेगी, कफ करेगी, स्नीज करेगी। ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग क्या होता है? जब भी हम खांसते हैं तो हमारी मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रेच होती है नहीं होती? आप करते हो, करके देखो, एक सभी बच्चे करके देखेंगे। खांसी करोगे तो हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, एब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच होंगी तो उन पे प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ते ही क्या देखने को मिलेगा? आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा। मतलब कि प्रेशर के अंदर निकलने वाला यूरिन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के अंदर आता है, और वो कैसा निकलेगा? ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। सबसे दूसरी बात करते हैं कि वजाइनाइटिस क्या होता है। वजाइनाइटिस का मतलब सबसे पहला इसके अंदर लिखेंगे हम, सबसे पहली लाइन इसके अंदर लिखेंगे एट्रोपिक वजाइनाइटिस क्या होती है। एट्रोपिक वजाइनाइटिस क्या होती है? ठीक है। एट्रोपिक वजाइनाइटिस का मतलब होता है कि थिनिंग, ड्राइंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द वजाइनल वॉल। आई बात समझ में कि वजाइनल जो वॉल होती है या वजाइना की जो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। एट्रोपिक का मतलब होता है एट्रोपी हो जाना, सिकुड़ जाना। एट्रोपी देखो तीन वर्ड होते हैं, मैंने आपको बताया था, शायद मैंने नहीं बताया होगा। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की क्लास में, जब भी हमने ओबीजी स्टार्ट करी थी तो मैंने तीन चीज बताई थी आपको। एक तो होता है हाइपर प्लेजिया, एक होता है हाइपर ट्रॉफी, और एक होता है एट्रोफी। तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं। हाइपरप्लेजिया क्या होता है, हाइपरट्रॉफी क्या होता है, और एट्रोपी क्या होती है। देखो हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है कि इंक्रीज सेल इन नंबर्स, कि सेल के नंबर्स का बड़ा हो जाना, सेल के नंबर्स का बढ़ जाना हाइपरप्लेजिया कहलाता है। अब मैं हाइपरट्रॉफी की बात करता हूँ। ट्रॉफी को याद कैसे रखते हैं? कि ट्रॉफी का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, तो इसके अंदर भी क्या होता है? इंक्रीज सेल इन साइज, कि साइज के अंदर सेल बड़ी हो जाती है, इसके अंदर नंबर्स बढ़ते हैं, इसके अंदर सेल साइज बढ़ती है, और इसके अंदर डिक्रीज सेल साइज,
सेल इन साइज। सिंपल सी बात है कि सेल की साइज का कम हो जाना क्या कहलाता है? एट्रोपी कहलाती है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एट्रोपिक वजाइनाइटिस, यहाँ पे भी साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, थिनिंग हो जाती है एंड ड्राइंग हो जाती है, सूख जाती है, सूखी सूखी वजाइना आपको देखने को मिलती है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है और ऐसा क्यों होता है? अब थिनिंग की हम बात कर लेते हैं। थिनिंग जो होती है और थिनिंग और ड्राइंग आपको देखने को मिलती है, क्यों देखने को मिलती है? तो लैक ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन की वजह से क्या देखने को मिलता है आपको? क्या देखने को मिलती है? एट्रोपिक वजाइनाइटिस आपको देखने को मिल जाती है। आगे बात समझें, इसको दूसरा नाम से भी जाना जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इट इज आल्सो कॉल्ड एज सनाइल वजाइनाइटिस। क्या बोलते हैं बच्चों? सनाइल वजाइनाइटिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं आपसे बात करूं मोनीलियासिस वजाइनाइटिस, मोनीलियासिस का मतलब क्या है? मोनीलियासिस मोनीलियासिस वजाइनाइटिस का मतलब क्या है? देखेंगे यहाँ पे। मोनीलियासिस वजाइनाइटिस का मतलब, देखो वजाइनाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाना, थिनिंग हो जाना। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ मोनीलियासिस का मतलब क्या होता है? एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन होता है बच्चों। क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है। क्या होता है बच्चों? एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है सर। ठीक है भैया। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका कॉजेटिव फैक्टर कौन होता है, तो आपको बताना है कि कैंडिडा एल्बिगेंस होता है। क्या होता है? कैंडिडा एल्बिगेंस आपको देखने को मिलता है इसका कॉजेटिव फैक्टर या कॉजेटिव एजेंट। आगे बात समझ में कि कॉजेटिव एजेंट कौन होता है, इसका कौन होता है बच्चों? तो आपको बताना है कि कैंडिडा एल्बिगेंस जो होता है इसका कॉजेटिव फैक्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके अंदर सीक्रेशंस या वजाइना कैसे कलर की आपको देखने को मिलती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इसके अंदर कलर आपको देखने को मिलता है वजाइना का, तो आपको बता देना है वाइट कलर ऑफ वजाइना। ठीक है। तो आपको बता देना है कि सर वाइट कर्डी कलर, वाइट या थिक कर्डी, थिक कर्डी कलर या सीक्रेशन हम बोल सकते हैं, सीक्रेशन फ्रॉम वजाइना ऐसे लिखेंगे। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि वजाइना से जो सीक्रेशंस वहां से निकलते हैं, ऐसे लिखेंगे सीक्रेशंस ऑफ वजाइना। ठीक है, ऐसे लिख दो सीक्रेशन ऑफ वजाइना। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यहाँ पे कैसे कैसे आपको देखने को मिलता है, तो आपको लिख देना है कि वाइट थिक कर्डी, मतलब कर्डी का मतलब होता है दही जैसा। दही जैसे आपको क्या देखने को मिलेंगे? वहां से सीक्रेशंस देखने को मिलते हैं। तो आपको समझ जाना है कि मोनीलियासिस वेजाइनाइटिस हुआ है, कि पेशेंट को कौन सा वेजाइनाइटिस हुआ है? मोनीलियासिस वेजाइनाइटिस देखने को मिला है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि और जो ये कैंडिडा एल्बिगेंस के द्वारा क्या होता है? कॉज होता है, लेकिन ये अगर बच्चों के अंदर चला जाता है तो बच्चों के अंदर ओरल थ्रश करने का काम करता है। ओरल थ्रश करने का काम करता है। ओरल थ्रश का मतलब क्या होता है? बच्चों का जो मुंह है वो सुखा देता है। बच्चों के मुंह को कैसा कर देता है? सुखा देता है। और वहां पे कैसे अपीयरेंस आपको देखने को मिलते हैं मुंह के अंदर? तो आपको लिख देना है कि व्हाइट कलर के पेचेस आपको देखने को मिलते हैं। व्हाइट कलर पैचेस इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर व्हाइट व्हाइट कलर के पेचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं आपसे बात करूं कि मोस्ट कॉमन सीन इन, कि ये कहाँ देखने को मिलती है सबसे ज्यादा,
तो आपको बता देना है कि मोस्ट कॉमन सीन इन प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन सीन इन प्रेगनेंसी, या हम बोल सकते हैं प्रेग्नेंट फीमेल। क्यों देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन? तो क्योंकि जो या फिर हम जस्टिशनल डायबिटीज मेलाइटस के अंदर देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि कैंडिडा एल्बिगेंस का जो भोजन होता है, जो खाना होता है, वो क्या होता है? ग्लूकोज देखने को मिलता है। वो सिर्फ क्या खाता है बच्चों? ग्लूकोज या ग्लाइकोजन खाता है। उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि जस्टेशनल डायबिटीज या डायबिटीज मेलाइटिस ऐसे लिख देंगे। जस्टेशनल डीएम का मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर होने वाला डायबिटीज, प्रेगनेंसी के अंदर होने वाला डायबिटीज क्या कहलाता है? जस्टेशनल डायबिटीज कहलाता है। आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 3, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस क्या होता है देखेंगे। ट्राइकोमोनियासिस का मतलब होता है कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वजाइनाइटिस। ट्राइकोमोनास वजाइनाइटिस एक बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा ट्राइकोमोनियासिस आपको देखने को मिलता है। नंबर दूसरी की बात करते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसके अंदर ग्रीनिश कलर का सिक्रेशन आपको देखने को मिलता है बच्चों। ग्रीनिश कलर सिक्रेशंस कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आपको बता देना है कि ट्राइकोमोनियासिस के अंदर क्या देखने को मिलता है? ग्रीनिश कलर का सिक्रेशन आपको देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि स्ट्रॉबेरी अपीरियंस, स्ट्रॉबेरी अपीरियंस ऑफ वजाइना, स्ट्रॉबेरी अपीरियंस ऑफ वजाइना सीन इन ट्राइकोमोनियासिस। आ गई बात समझ में कि ट्राइकोमोनियासिस के अंदर कैसी देखने को मिलती है भैया? स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों ये। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको लिखा दे रहा हूँ ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीनिश कलर कौन से सीक्रेशंस के अंदर देखने को मिलता है? तो आपको याद रखना है कि कभी भी ग्रीनिश कलर जो देखने को मिलता है वो ट्राइकोमोनियासिस के अंदर देखने को मिलता है। एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। और कौन सा होता है? ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनाइटिस के द्वारा कॉज होता है। और सीन किसके अंदर, कैसी वजाइना देखने को मिलती है? जैसे स्ट्रॉबेरी होती है ना बच्चों, वैसी कलर की वजाइना आपको देखने को मिलती है। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे बात करूं कि मोस्ट कॉमन इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, इससे इसका कोई काम नहीं है फीमेल से जुड़ने का या प्रेग्नेंट फीमेल से जुड़ने का, ठीक है। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे बात करूं कि क्लेम आइडिया क्या होता है, क्लेम आइडिया के अंदर कौन कौन सी कंडीशन देखी जाती हैं, तो ये एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बच्चों। दूसरे पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो कॉज्ड होता है, कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमोस क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के द्वारा क्या होता है? कॉज होता है। अगर मैं यहाँ पे सिक्रेशंस की बात करूं तो ऑफेंसिव, ऑफेंसिव एंड पुरलेंट सिक्रेशंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब होता है बदबूदार। ऑफेंसिव एंड पुरुलेंट, पस जैसे देखने को मिलते हैं। पस जैसा, जैसे पस का कलर होता है ना, वैसे ही मटमैला कलर आपको देखने को मिलता है। सिक्रेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑफेंसिव का मतलब होता है बदबूदार। यहाँ पे आपको जब भी क्लैमिडिया का आपके पास जब भी कोई पेशेंट आता है ओपीडी के अंदर, तो आपको क्या करना है कि जो वेजाइनल सिक्रेशंस होते हैं उसके अंदर से स्मेल आती रहेगी। अगर स्मेल आती रही है तो उसके अंदर कैसी स्मेल होगी? प्लूरेंट सिक्रेशंस जैसी होगी। तो उसके अंदर आपको पहचान जाना है कि क्या होता है, क्या कंडीशन हुई है। क्लेमाइडिया की इन्फेक्शन इसको हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसको हुआ है।
आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको साइकोमोटर सिम्पटम्स के बारे में बात करी, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल अपसेट। साइकोलॉजिकल अपसेट क्या होता है? साइकोलॉजिकल अपसेट का मतलब क्या है? साइकोलॉजिकल अपसेट का मतलब है कि किसी भी चीज में मन का नहीं लगना, इरिटेट रहना, इंसोम्निया हो जाना। जैसे ही हॉट फ्लश होते हैं तो रात में अचानक से वुमेन जाग पड़ती है। मीनोपॉज़ल जो वुमेन होती है वो क्या करती है, रातों को जागती रहती है। रातों को क्या करते हैं, उसको हॉट फ्लश आने के कारण वो रात में उठ जाती है। इसके कारण उसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहली लाइन लिखेंगे कि इंसोम्निया देखने को मिलता है। इंसोम्निया का मतलब होता है लैक ऑफ स्लीप, कि नींद का बहुत कम आना या नहीं आना क्या कहलाता है? लैक ऑफ स्लीप इंसोम्निया कहलाता है। नंबर 2 की बात करूं मैं, इरिटेशन कैसी हो जाती है बच्चों? इरिटेशन हो जाती है। तीसरी हम बात करें, हेडेक आपको देखने को मिल जाता है। किसी भी पेशेंट के अंदर हेडेक, इंसोम्निया, इरिटेशन देखने को मिलता है तो साइकोलॉजिकल अपसेट के अंदर वो पेशेंट चला जाता है। नंबर चौथे की हम बात कर लेते हैं। नंबर चौथा क्या कहता है? हेल्थ हजार्ड्स। हेल्थ हजार्ड्स के अंदर क्या क्या देखा जाता है देखेंगे। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम देखी जाती है। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम देखी जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन देखी जाती है। तीसरी बात करें तो मोर प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के, मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, कि भैया जो मीनोपॉज़ल वुमेन्स होती हैं वो मोर प्रोन होती है इन्फेक्शन के, कि उनको प्रोन का मतलब होता है कि उनके अंदर हाईली रिस्क आपको देखने को मिलती है इन्फेक्शन लगने की। आगे बात समझ में यहाँ तक की? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है? तो हम लिखेंगे डायग्नोसिस ऑफ मीनोपॉज, कि मीनोपॉज के क्या-क्या डायग्नोसिस होने वाले हैं। सबसे पहली हम बात करते हैं यहाँ पे कि सिंस लास्ट 12 मंथ्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज़ किसको बोला हमने? देखो मेनोपॉज़ की जब मैंने डेफिनिशन की आपसे बात करी थी, तो डेफिनिशन के अंदर हमने कुछ चीज़ों के बारे में सोचा था या डील किया था, कि उसके अंदर मैंने आपको बताया कि किसी फीमेल की अगर 2 महीने तक 3 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है, तो क्या आप उसको मेनोपॉज़ल वुमन बोल सकते हो या मेनोपॉज़ घोषित कर सकते हो? कि सर बिल्कुल नहीं कर सकते। कम से कम 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल या 1 साल तक उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई, तो हम क्या कह सकते हैं कि मेनोपॉज़ की कंडीशन देखने को मिल गई है। तो यहाँ पे यही मैंने आपको दोबारा लिखी है। अगर मैं आपसे बात करूं कि हार्मोनल इनबैलेंस की बात करते हैं, हार्मोनल इनबैलेंस की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्मोनल इन्फ्लुएंस के अंदर एफएसएच का लेवल देखने को मिलता है, एलएच का लेवल देखने को कम देखने को मिलता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम देखने को हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम हो जाता है। आगे बात समझ में, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट क्या काम करेगा, तो यहाँ पे नॉन कैसा कैसा देंगे, नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट दे सकते हैं। नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट हम दे सकते हैं। नॉन हार्मोनल जो मैनेजमेंट होता है उसके अंदर हमने क्या क्या करना है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंक्रीज डाइटरी इनटेक। डाइटरी इनटेक को हम बढ़ा सकते हैं, सबसे दूसरी बात, सबसे पहली बात हमने करी। दूसरी बात हम करें कि विटामिन डी प्लस आरडीए, प्लस आरडीए मतलब कि रिक्वायरमेंट ऑफ डेली अवेयरनेस, या सॉरी अलाउंसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ डेली अलाउंसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ अलाउंसेस, रिक्वायरमेंट कितनी होती है डेली अलाउंसेस की, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे दूसरी हम बात करते हैं कि इन नॉर्मल, अगर मैं आपसे बात करूं कि इन नॉर्मल की हम बात करते हैं कि नॉर्मल के अंदर क्या देखने को मिलता है, कि 600 से 800 ग्राम, 600 से 800 mg
पर डे यहाँ पे क्या चाहिए हमारा, विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। अगर नॉर्मल वुमेन, अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात, सॉरी मीनोपॉजल वुमेन की बात करते हैं, मीनोपॉजल की हम बात करते हैं, तो मीनोपॉजल के अंदर ये बढ़ के कितना हो जाता है, 1200 mg पर डे आपको देखने को मिलता है। आई बात समझ में, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि इन नॉर्मल लेडीज या नॉर्मल हम बात कर सकते हैं नॉर्मल फीमेल की जो नॉन प्रेग्नेंट है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो आपको बता देना है सर इसके अंदर तो क्या देखने को मिलता है हमें, कि इसके अंदर जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है वो 600 से 800 mg पर डे होती है, और जो मीनोपॉजल वुमेन्स होती है उसके अंदर 1200 mg पर डे देखने को मिल जाती है। आगे बात समझ में, अगर मैं हार्मोनल मैनेजमेंट की बात करता हूं कि हार्मोनल मैनेजमेंट, चलिए भैया हार्मोनल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे HRT हम का यूज करते हैं, मतलब कि हार्मोन रिप्लेसमेंट, हार्मोन रिप्लेसमेंट थ्योरी, सॉरी थेरेपी। यहाँ पे क्या बताया गया, एचआरडी के अंदर सिंपल सी बात, जैसा कि नाम वैसा ही वेश, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, हार्मोन को रिप्लेस किया जाता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो उसकी कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो वैसे ही हमें क्या करना है कि ईस्ट्रोजन को बाहर से हमें क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है, मतलब कि हमारे क्या करना है, इंसर्ट करना है पेशेंट की बॉडी के अंदर। तो सबसे पहली बात करते हैं, ओनली ईस्ट्रोजन प्रोवाइड, ओनली ईस्ट्रोजन प्रोवाइड। अब एस्ट्रोजन की हम बात करते हैं तो फीमेल के अंदर क्या देखने को मिलता है, स्ट्रक्ट्रमी देखने को मिलती है, ओनली। हम फीमेल की बात करते हैं तो हिस्टेरेक्टमी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलिए भैया बहुत बढ़िया, हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं कि कंबाइंड पिल की हम बात करते हैं, कंबाइंड, अगर मैं पिल की आपसे बात करूं कि कंबाइंड पिल के अंदर या थेरेपी के अंदर, कंबाइंड बिल या थेरेपी के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो इसके अंदर भी क्या देखने को मिलता है आपको, फीमेल क्या, इसके अंदर क्या होता है, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है भैया, होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है सर, कि इसके अंदर जो फीमेल होती है, फीमेल विद यूटेरस, कंबाइंड पिल किसके अंदर देते हैं, तो आपको दोनों बातों का मतलब समझना है कि हम एचआरटी किसके अंदर देंगे, जिनके अंदर हिस्टेरेक्टमी हो चुकी है, मतलब कि रिमूवल ऑफ यूट्रस, आपने यूट्रस को बाहर निकाल दिया है, उनके अंदर हम क्या करते हैं, एचआरटी का क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं। और जिनके अंदर क्या है, जिनके अंदर यूट्रस प्रेजेंट है, जिनके अंदर यूट्रस प्रेजेंट है, फीमेल विद द यूट्रस क्या देते हैं हम, कंबाइंड पिल का यूज कर सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई यहाँ तक की, कि सर बिल्कुल आ गई है। अगले पॉइंट की हम बात करें कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कि सर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है। सबसे पहली बात मैं करता हूं कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर होने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पे होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आगे बात समझ में, तो ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन हम यहाँ देख सकते हैं, क्यों देख सकते हैं, तो ड्यू टू हाई कंटिन्यू एस्ट्रोजन, आपने अगर लंबे समय तक एचआरटी किसी पेशेंट को दे दी, आपने लंबे समय तक कंबाइंड पिल अगर किसी को पेशेंट को दे दी, तो उसके अंदर क्या होगा, मीनोपॉजल वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या काम करता है, हाइपरप्लेजिया का काम करवाता है, क्योंकि सोएसिस हार्मोन लेवल टू प्रिवेंट कैंसर। क्या आपको ये बातें समझ में आई, कि आपने अगर किसी पेशेंट को एचआरटी दे दी, एचआरटी हम उसी पेशेंट को देंगे जिसकी हिस्टेरेक्टमी हो चुकी है, यूट्रस उसके अंदर नहीं है, या फिर हम क्या करते हैं, कंबाइंड पिल का यूज करते हैं, लेकिन कंबाइंड पिल का यूज कहाँ पे करते हैं, जिस पेशेंट के अंदर क्या है, यूट्रस प्रेजेंट है, उसी के अंदर हम कंबाइंड पिल का यूज करते हैं। आगे बात समझे बच्चों, अगर
लंबे समय तक किसी को एचआरटी दी है या फिर क्या दी है आपने, कंबाइंड पिल का आपने दिया है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है बच्चों? तो आपको बता देना है कि असिस द हार्मोन लेवल नहीं तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन जिम्मेदार होता है हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी के लिए। एस्ट्रोजन हमारी सेल्स को ग्रोथ करने के लिए जिम्मेदार होता है, इसीलिए उनके अंदर हमें क्या करना है कि हार्मोन लेवल को डे बाय डे क्या करना होता है, असिस करना होता है। आगे बात में क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आई बच्चों? तो थैंक यू सो मच और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।